एक लड़की को सड़क पर एक अजीब पत्थर मिला। उसने इसे एक मूर्ति की आंखों में रख दी। किसी तंत्र को छू लिया है। मूर्ति के मुंह से एक बांस का कीड़ा बाहर निकला। जब लड़की उलझन में थी तो उसकी माँ उसे कार में बैठने के लिए कहने आई। जब लड़की अपनी मंजिल पर पहुंची तो उसने पाया कि वह कीड़ा भी उसके पीछे पीछे आ गया है। वह लड़की को एक पुराने भूल भुलैया मेज के पास ले गया। भूल भुलैया के प्रवेश द्वार के दरवाजे पर पत्थर की एक मूर्ति टंगी हुई थी। लड़की उत्सुक थी और आगे चलना चाहती थी। उसी समय उसे अचानक एक नौकरानी ने बुलाया। उसने उसे जल्दी वापस जाने के लिए कहा और बताया कि अंदर केवल पत्थरों का ढेर है। अगर वह अंदर गई तो खो जाएगी। लड़की को हार मानकर नौकरानी के साथ वापस जाना पड़ा। उस रात लड़की एक अजीब आवाज सुनकर जाग। पता चला कि वह कीड़ा दिन के समय फिर से उसके पास आया था। लड़की ने एक किताब निकाली और उस पर बने पैटर्न की तरफ इशारा करके उससे पूछा कि क्या वह एक आत्मा है। कीड़ा समझ गया कि लड़की का क्या मतलब। उसने अपने शरीर को कुछ बार हिलाया और फिर इंसान के आकार की एक छोटी सी आत्मा बन गया। फिर वह उड़ गया। उत्सुकता के कारण लड़की उसके पीछे पीछे चल दी। वह आत्मा का पीछा करते हुए पूरे रास्ते उसी भूल भुलैया तक गई जहां वह दिन में गई। इस समय तक लड़की दिन में नौकरानी द्वारा दी गई चेतावनी को पूरी तरह से भूल चुकी थी। मध्यम चांदनी में वह एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरी। जब वह सबसे नीचे पहुंची तो उसने कुछ बार आवाज लगाई, क्या वहां कोई है? लेकिन उसके आसपास कोई नहीं। अचानक उसके पीछे एक बिना सिर वाला पेड़ का देवता प्रकट हुआ। पूरे शरीर पर कीचड़ से भरा एक राक्षस भी था। राक्षस लड़की से डरता था। लड़की के पिता पाताल लोक अंडरवर्ल्ड किंगडम के राजा थे। उसकी माँ चंद्रमा की देवी थी और वह लड़की पाताल लोक की राजकुमारी थी। उसका नाम मोआना ओफेलिया था। राजकुमारी मानव दुनिया के नीले आसमान और सफेद बादलों के लिए तरसती थी, इसलिए वह चुपके से इंसानों की दुनिया में आ गई। लेकिन सूरज की रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं और उसकी याददाश्त चली गई। जब देव ने यह कहा तो लड़की को इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। तुमने ऐसा क्यों कहा? फिर देव ने लड़की से पूछा, तुम देख सकती हो कि क्या तुम्हारे बाएं कंधे पर जन्मजात चांद का निशान है? यह सबसे बड़ा सबूत है। लड़की ने सोचा कि उसके बाएं कंधे पर सचमुच चांद का निशान है। उसे कैसे पता चला? क्या वह सच में एक ऐसी राजकुमारी है जो इंसानों की दुनिया में खो गई थी? फिर देव ने उसे बताया, अगर तुम भूल भुलैया का प्रवेश द्वार खोलकर पाताल लोक वापस लौटना चाहती हो तो तुम्हें चांद के ढलने से पहले 3 कार्य पूरे करने हो। पेड़ पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उसने लड़की को एक किताब दी और कहा, तुम इसे केवल तभी खोल सकती हो जब तुम अकेली हो। किताब तुम्हें वह काम दिखाएगी जो तुम्हें पूरा करना है। लड़की किताब खोलने और उसे देखने के लिए सब्र नहीं कर पा रही थी। उसमें कुछ भी नहीं था। जब लड़की बेहोश हो गई तो वह देव गायब हो चुका था। अगले दिन जब कोई नहा नहीं रहा था, लड़की ने कोने में छिपी किताब उठाई। उसने इसे फिर से खोला और देखा किताब पर सच में शब्द लिखे हुए थे। ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार उसे अपने घर के पास एक खोखला पेड़ ढूंढना था। पेड़ में एक विशाल अमृत क्रिस्टल मौजूद। वह अमृत पेड़ को बढ़ने से रोक रहा था। जब तक तुम उसके मुंह में 3 जादू के पत्थर नहीं डालोगे और अमृत के मुंह की चाबी हासिल नहीं करोगे, तब तक पेड़ दोबारा नहीं बढ़ सकता। लड़की को अपने घर के पास वह पेड़ मिल गया। उसने अपना कोट उतारा और पेड़ पर टांग दिया। वह पेड़ की जड़ के छेद से अंदर घुस गई। पेड़ की जड़ बहुत पहले से सड़ चुकी थी। अंदर बहुत नमी और अंधेरा था। हर तरफ घिनौने कीड़े थे। लड़की ने हिम्मत जुटाई और पेड़ के छेद के आखिरी सिरे तक चढ़ गई। वहाँ सच में एक टिड्डा या मेंढक। लड़की ने सोचा, आखिर मैं भी एक राजकुमारी हूँ, मैं ऐसे ही इधर उधर नहीं भटक सकती। इसलिए उसने तर्क से काम लेने का फैसला किया। वह उस जीव से बहस करने लगी। उसने पूछा कि वह पेड़ को बढ़ने से रोकने के लिए गुफा पर कब्जा क्यों जमाए हुए है? क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं होता? मेंढक ने सोचा, ये औरत वहाँ फालतू की बातें कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कह रही है। उसी समय उसे लड़की की गर्दन पर कीड़ा दिखाई दिया। ऐसा लगा कि मेंढक के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए लड़की ने कीड़े में 3 जादू के पत्थर मिला दिए। मेंढक ने भी बिना सोचे समझे उसे खा लिया। फिर उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। उसने ढेर सारी चिपचिपी चीजें बाहर उगल दी। इस तरह लड़की को सफलतापूर्वक सोने की चाबी मिल गई। रात में वह गॉड पैन को ढूंढने के लिए भूल भुलैया में गई, लेकिन गॉड पैन ने उसे सोने की चाबी जमा नहीं करने दी। इसके बजाय उसने उसे इसे संभाल कर रखने को कहा, क्योंकि अगले 2 कार्यों में इसका इस्तेमाल होगा। फिर गॉड पैन ने लड़की को एक पेन दिया और उससे कहा, जब तक तुम पेन से दीवार पर एक दरवाजा बनाती रहोगी, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जा सकती हो। फिर गॉड पैन ने एक और रेत की घड़ी निकाली। लड़की को सफलतापूर्वक कार्य पूरा करने में मदद करने के लिए उसने साथ जाने के लिए लड़की को 3 छोटे परी जीव एल्फ भी दिए, क्योंकि अगली जगह जहाँ जाना था वह बहुत खतरनाक, वहाँ इंसान नहीं रहते थे। गॉड पैन ने उससे बार बार कहा, अंदर चाहे कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों न हो, तुम उसे नहीं खा सकते। ये तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। उसने लड़की से यह भी कहा कि रेत का आखिरी कड़ा गिरने से पहले उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना वह अंदर ही फंस जाएगी
जाएगी और कभी बाहर नहीं आ पाएगी। काम पूरा करने के बाद लड़की ने पेन से दीवार पर एक दरवाजा बनाया। उसने उसे धीरे से धक्का दिया। अंदर एक लंबा गलियारा। उसी समय रेत की घड़ी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लड़की ने कदम आगे बढ़ाए। एक गहरे डर ने उसे फिर से रेत की घड़ी की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। लाल गलियारे से गुजरते हुए वो आखिरी सिरे तक पहुंची। लड़की ने स्वादिष्ट भोजन से भरी एक मेज देखी, लेकिन उनकी रखवाली करने वाला राक्षस बहुत डरावना था। वह खून से लथपथ था और उसकी आंखें नहीं थीं। राक्षस हिल नहीं रहा था। लड़की ने अपने सामने रखी प्लेट को ध्यान से देखा। उसमें राक्षस की आंखें रखी होनी चाहिए थी। लड़की ने उत्सुकता से उसे देखा। शायद उसे यह घिनौना लगा। उसने उसे वापस रख दिया। फिर अपने आसपास की दीवारों को देखा। उस पर राक्षस द्वारा बच्चे को मारने का चित्र बना हुआ। कमरे के कोने में बच्चों के जूतों का ढेर लगा हुआ। साफ जाहिर था कि यहाँ आने वाले सभी बच्चों को राक्षस खा गया था। लड़की डर गई। उसने जल्दी से गॉड पैन द्वारा दी गई छोटी परियों को आजाद कर। परियों ने उसे 3 ताले ढूंढने में मदद की। उन्होंने लड़की से जल्दी से चाबी लेने और बीच वाला ताला खोलने के लिए कहा। लड़की ने परियों की बात नहीं मानी। इसके बजाय उसने सीधे बाईं तरफ का ताला खोल दिया। उसने अंदर से सोने की कटार निकाल ली। काम पूरा होने ही वाला। लड़की ने राहत की सांस ली। जब वह जाने ही वाली थी तो अचानक उसकी नजर मेज पर रखे खाने पर पड़ी। उसने मुड़कर देखा कि राक्षस अभी तक जागा नहीं था। उसने सोचा, बस थोड़ा सा खा लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना। उसके पास खड़ी परी ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लड़की ने परी के विरोध को नजरअंदाज कर। उसने एक अंगूर उठाया और अपने मुंह में डाल ली। उसी पल एक भयानक बात, राक्षस का हाथ अचानक हिला। उसने प्लेट से आंखों को उठाया और अपने हाथों में रख लिया। उसने अपने हाथ उठाए और चारों तरफ देखने के लिए उन्हें अपने सिर के ऊपर रख लिया। वह खाना चुराने वाले चोर को ढूंढने लगा। इस समय लड़की को अपने पीछे मंडरा रहे खतरे का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। एक खाने के बाद भी उसे लंबा रास्ता तय करना था। वह एक और अंगूर खाने जा रही। परियों ने उसे रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वे बहुत कमजोर थी। वे केवल राक्षस का ध्यान भटकाकर देर कर सकती थी। लड़की डर के मारे कांपने लगी। वह काफी देर तक बिना हिले डुले खड़ी रही। अब राक्षस की बारी उसे देखने की थी। इस समय लड़की को आखिरकार होश आया। वह मुड़ी और निकास द्वार की ओर भागी। राक्षस ने अपने हाथ उठाए और हर तरफ झपटने लगा। वह सुअर की तरह चिल्लाने भी लगा। लड़की अब भी दरवाजे तक ही पहुंची थी। रेत का आखिरी कड़ा भी गिर चुका था। आखिरी पल में दरवाजा बंद हो गया। लड़की घबरा गई। उसने पेन निकाला और दूसरा दरवाजा बनाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अफरा तफरी में पेन टूट गया। वह हड़बड़ी में पेन निकालने लगी। उसने अपने सिर के ऊपर की चट्टान की सतह पर एक और दरवाजा बनाया। मौत का साया करीब से करीब आता जा रहा, लेकिन उसने उसके शरीर में छिपी उस शक्ति को भी जगा दिया जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसने अपने दांत कसकर भींचे। वह संकरी खिड़की से ऊपर चढ़ी। आखिरकार राक्षस के आने से पहले उसने पेन से बने दरवाजे को कसकर बंद कर दिया, जब तक कि आखिरी दरार भी पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। वह अंधेरे में बैठ और एक गहरी सांस ली। उस रात गॉड पैन सायों के बीच से प्रकट हुआ। उसने लड़की की माँ के ठीक होने पर बधाई, लेकिन ओफेलिया सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा सकी जब तक कि गॉड पैन ने परियों वाले डिब्बे को नहीं खोला। वे तीनों परियां अभी भी जीवित थीं। परी ने गॉड पैन को बताया कि लड़की ने एक गलती की है। गॉड पैन बहुत क्रोधित हुआ। गॉड पैन सायों में वापस चला गया। केवल लड़की ही असीम पछतावे में डूबी रह गई। दूसरी ओर गॉड पैन पहाड़ियों में मौजूद गुरिल्ला विद्रोहियों से भी परेशान था। विद्रोहियों ने उस ट्रेन को उड़ा दिया था जो उनके रसद सामान को ले जा रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं चुराया। जब गॉड पैन सोच रहा था कि दूसरी तरफ वाले क्या करना चाहते हैं, तभी कैंप के पिछले हिस्से में धमाका हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसे पहाड़ से दूर भगा दिया गया। जमा किया गया सारा सामान उस इलाके से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ताले का कोई निशान नहीं। उसने बाकी सैनिकों का नेतृत्व किया और एक हमले के दौरान एक विद्रोही सदस्य को पकड़ लिया। दुर्भाग्य से सामने वाला व्यक्ति न केवल सख्त था, बल्कि उसने मुंह खोलने से भी मना कर दिया। तरह तरह की यातनाओं के बावजूद उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल सकी। गॉड पैन उसकी जान बचाने के लिए केवल डॉक्टर को ही बुला सका, लेकिन डॉक्टर के इलाज की प्रक्रिया के दौरान गॉड पैन ने पाया कि उसके मेडिकल बॉक्स में मौजूद एंटीबायोटिक्स विद्रोहियों द्वारा छोड़ी गई चिकित्सा आपूर्ति के बहुत समान थे। उसने डॉक्टर पर नजर रखने के लिए किसी को भेजा। फिर वह वापस दफ्तर की तरफ भागा और तुलना करने के लिए एंटीबायोटिक्स निकाली। धोखेबाज। डॉक्टर की जासूस वाली पहचान पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी थी, लेकिन जब गॉड पैन बंदूक लेकर डॉक्टर को बुलाने ही वाला था, तभी ऊपर से चाय के बर्तन की आवाज सुनाई दी। वह देखने के लिए कमरे में गए, लेकिन उसने पाया कि लड़की चुपके से बिस्तर पर लेटी हुई थी। गॉड पैन ने एक हाथ से उसे बाहर खींच लिया। बिस्तर का राज भी खुल गया। ये क्या चीज है? बचाओ बचाओ, मुझे डर लग रहा है। देखो देखो कि गॉड पैन ने उसे क्या दिया था। अपनी माँ की निराशा का सामना करते हुए गॉड पैन को ये समझाना पड़ा कि यह वही मैंड्रेक मैनाटोरो की जड़ है जो गॉड पैन ने उसे दी थी। ये उसकी माँ की हालत को स्थिर करने के लिए उपयोगी थी, लेकिन उसकी माँ ने सोचा कि लड़की दिन भर ये परी कथाएं पढ़कर मूर्ख बन गई है। उसने इन भूत प्रेत की कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया, इसलिए उसने पेड़ की जड़ को जलती हुई आग में फेंक दिया ताकि गॉड पैन को एहसास दिला सके कि जिंदगी कोई खूबसूरत परी कथा नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसके पेट
में तेज दर्द उठा। उसकी माँ घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। मैंड्रेक की जड़ ने भी आग में तड़पते हुए चीख मारी और इसी समय अकेला भरोसेमंद डॉक्टर भी बंदूक की गोली का शिकार होकर गिर पड़ा। विद्रोहियों को यातना से बचाने के लिए उसने उसकी जान खत्म करने में मदद करने हेतु उच्च गुणवत्ता वाले एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया था। अपने जीवन के अंत तक उसने इलाज करने के कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। यह हमेशा अधिकारियों की ताकत और हत्या की होड़ से ऊपर। कमरे के बाहर माँ की दर्द भरी चीखें लगातार आ रही थी। खून से लथपथ चादरें बाहर फेंकी जा रही। ओफेलिया दरवाजे पर घबराहट से इंतजार कर रही थी। उसे अपने इकलौते सहारे को खोने का बहुत डर और उस बड़े अधिकारी की तुलना में वह बहुत शांत। जब उसने डॉक्टर से बुरी खबर सुनी तो उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई। उसे सिर्फ इस बात की परवाह थी कि उसका बेटा पैदा हुआ है या नहीं। छोटी ओफेलिया ने इस तरह अपनी प्यारी माँ को खो दिया, लेकिन माँ के अंतिम संस्कार के बाद सबसे अच्छे बटलर मेसी को भी रात में जाना पड़ा, क्योंकि बड़े अधिकारी को अभी तक उसकी पहचान पर शक नहीं हुआ। अगर वह रुकता तो देर सबेर उसका भांडा फूट जाता। वह लड़की को अलविदा कहना चाहता था, लेकिन उसने उससे मिन्नत की कि वह उसे भी अपने साथ ले चले। तेज बारिश वाली रात में दोनों जंगल की ओर भागे। गॉड पैन फिर से प्रकट हुआ और उसे एक आखिरी मौका दिया। वह था तीसरा काम। जब तक वह अपने भाई को त्याग नहीं देती तब तक वह पाताल लोक वापस नहीं लौट सकती। वह अपने भाई को पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर ले गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि गॉड पैन रास्ता खोलने के लिए किसी मासूम के खून का इस्तेमाल करेगा। ओफेलिया अपने भाई को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने पूरी मजबूती से मना कर दिया। भले ही वह पाताल लोक वापस न लौट सके, फिर भी वह अपने भाई को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। गॉड पैन को पता चल गया कि उसका अपना खून चुरा लिया गया है। वह पीछे पीछे पहुंच गया। उसने ओफेलिया को हवा से बातें करते देखा। वह आगे बढ़ा और बच्चे को छीन लिया। उसने बिना किसी रहम के ओफेलिया को गोली मार। गॉड पैन बच्चे को भूल भुलैया से बाहर ले आए, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि विद्रोही काफी समय से इंतजार कर रहा। गॉड पैन विद्रोही की बंदूक से मारा गया। ओफेलिया अपनी रगों में बहते खून के साथ भूल भुलैया में गिर गई। दूर एक सुनहरी रोशनी में उसकी आत्मा पाताल लोक लौट। राजा और रानी उसके मृत माता पिता ही थे। उन्होंने ओफेलिया को बताया कि अपने भाई का बलिदान न चुनना ही उसकी आखिरी परीक्षा। वह आखिरकार पाताल लोक वापस लौट सकती है। जब सुनहरी रोशनी गायब हो जाती है तो भूल भुलैया में पड़ी ओफेलिया की आंखें बंद हो जाती हैं। ये एक डार्क फेरी टेल की कहानी है। ओफेलिया वास्तविकता के अंधेरे और दुखों का सामना करने में असमर्थ। वह परिकथा जैसी जिंदगी के सपने देखती है। पाताल लोक उसकी अपनी कल्पना है। क्या यह असल जिंदगी की कड़वी सच्चाई को नहीं दर्शाता?